Hello everyone, this is Dr. Mangesh Kumar Tripathi and welcome back to the lecture of Pharmacology by NKT. Yeah, that's me. Now guys, in today's lecture, we will be continuing our discussion of the endocrine part of the pharmacology. So आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, that hormone that we can say, अगर हमने स्कूल में even in 11th 12th in biology we have studied a system called as control and coordination, endocrine system and nervous system. These two systems हमको पता है कि भाई ये दो सिस्टम है जो बॉडी के इक्विलिब्रियम सारे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज एंडोक्राइन सिक्रीट्स द हार्मोन्स एंड हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द लाइफ सेवर. अगर भाई प्रॉपर दिया गया सो दे आर लाइफ सेवर, अगर ज्यादा बढ़ा दिया गया तो प्रॉब्लम कॉज करेंगे और कम भी दे दिया गया तो भी प्रॉब्लम कॉज करेंगे, दैट वी ऑलरेडी नो. सो आज का जो हार्मोन है ना गाइस, वो ऐसा हार्मोन है जो डेली, ठीक है, बॉडी को हर दिन वो चाहिए. दैट इज अ नेचुरल, जो बॉडी में वो हार्मोन आने जा रहा है. आप बोर्ड पे देख भी सकते हो, उस हार्मोन का नाम हमने ऑलरेडी लिखा है, दैट इज स्टेरॉइड्स. सो स्टेरॉइड्स आर द हार्मोन ओनली जो बॉडी को बॉडी के फंक्शंस के लिए हर दिन चाहिए. अगर वो ना रहे सो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ठीक है, सो दैट टॉपिक, दैट हार्मोन जो हम लोग आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन का, दैट इज कॉल्ड एज द corticosteroid. ठीक है guys, now this corticosteroid guys we already know from 12th standard as first MBBS also that it is secreted by a gland called as adrenal gland. ठीक है, ये basics है that adrenal gland. Now it is made up of two parts, the adrenal cortex and the adrenal medulla. Now cortex में हमने पढ़ा था we have three layer, zona glomerulosa, zona fasciculata and zona reticularis. So guys, these are the three layers of the adrenal cortex. So GFR, now zona glomerulosa, it secretes the mineralocorticoids. It is a group of steroids. Zona fasciculata guys secretes the glucocorticoids and reticularis secretes the sex corticoids. सेक्स हार्मोन हम लोग अलग से एंडोक्राइन में पढ़ेंगे. ठीक है, नाउ जो हमारा मेडुला है, द इनर लेयर विच सिक्रेट्स द लाइफ सेविंग हार्मोन्स आल्सो, दे आर कॉल्ड एज द एड्रेनालिन. वी हैव नॉरएड्रेनालिन, वी हैव डोपामिन. ठीक है, सो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, ये सिक्रेट करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्राइट सिस्टम. ठीक है, ऐसे पैरासिम्पथेटिक के लिए, सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक के लिए. ठीक है, नाउ दिस, बट हमारा जो मेन डिस्कशन होगा गाइस वो हमारे इन दो पार्ट पे होगा, दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, बिकॉज सेक्स कॉर्टिकॉइड हम लोग पढ़ेंगे अलग से सेक्स हार्मोन्स में. ठीक है, सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. ठीक, ओके ओके, सो विल स्टार्ट विद मिनरलोकॉर्टिकॉइड गाइस. Now we know mineralocorticoid guys, नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है. So mineralocorticoids, so they are the steroids which are responsible for maintaining the mineral balance in the body, that is equilibrium in the body. ठीक है, और the most important endogenous mineralocorticoid जो body naturally secrete करता है body में, that is called as the aldosterone. और हम क्वांटिटी अगर देखें तो 0.125 mg aldosterone is daily secreted from the adrenal cortex for the functions of it. And what is the function? Most important, it is responsible for retaining the or absorption of sodium and water in the body. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मिनरल्स है जो बॉडी को चाहिए, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब रिटेन करता है इन दोनों को, और कुछ को वो एक्सक्रीट करता है विच आर नॉट रिक्वायर्ड इन मच क्वांटिटी. इट एक्सक्रीट्स K प्लस एंड H प्लस. सो इन दोनों को वो रिटेन करता है, इन दोनों को वो K प्लस H प्लस को एक्सक्रीट करता है ताकि एसिडोसिस ना हो, और Na प्लस H2O को रिटेन करता है ताकि BP मेंटेन रहे, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे. ठीक है, and the most important endogenous mineralocorticoid guys, it is aldosterone. ठीक है, इतना ही हमको इसके बारे में जानना है, normal function. Now coming to the second, that is glucocorticoid.
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ठीक है, वी आर मेनली डिस्कसिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो जब मैं बोलूंगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दिमाग में सबसे पहला जो स्टेरॉइड आता है वो हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बिकॉज इसी के अबंडेंट फंक्शन है और उसी के वजह से बॉडी सर्वाइव हो पाती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट the major function is contributed guys by the glucocorticoid। ठीक है, ओके। नाउ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो नेचुरली बॉडी में प्रोड्यूस होता है गाइस, इट इज द हाइड्रोकॉर्टिसोन, cortisol and hydrocortisone। ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है एंड द डेली इट इज प्रोड्यूस्ड एज 10 to 20 mg ऑफ द हाइड्रोकॉर्टिसोन इज डेली प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, दैट यू शुड नोट इट। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अगर हम फंक्शन की बात करें, नाम में मीनिंग है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अदर देन ग्लूकोज इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो पहला फंक्शन जस्ट रिमेंबर, अगर हम देखें फर्स्ट फंक्शन, सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ the biomolecules। Now we know the biomolecules from chemistry, so metabolism of carbohydrate, the proteins and the fats। ओके, तो हम लोग अगर कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं, सो कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करता है, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। देखो दिस टॉपिक इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिकल्स, क्लिनिकल सिनेरियो, ठीक है, हर जगह के लिए, आईएनआई, नीट, पीजी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता ही होना चाहिए। सो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज फॉर्मेशन मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस इन लिवर। देखो ये दोनों चीज कहां होते हैं, लिवर में। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है, मतलब ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन फॉर्म होता है एंड इट गेट्स स्टोर्ड इन द लिवर, जिसके वजह से ये क्या करता है, इट डिक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन, इट डिक्रीजेस पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स। मतलब ये सेल्स को ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं करने देगा, जिसके वजह से अगर ग्लूकोज ही यूटिलाइज सेल नहीं कर पाएंगे गाइस, तो क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा या घटेगा ब्लड में, यस इट विल इंक्रीज, सो इट विल इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। सो इन शॉर्ट इट कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया। सो हिंस वी से अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर देंगे सो इट विल इंक्रीज देयर ब्लड शुगर, सो इट विल इंक्रीज, अवॉइडेड इन डायबिटीज मेलाइटस। दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इतना समझ गया। अब हम लोग सेकेंड बायोमोलिक्यूल्स पे आते हैं, दैट इज प्रोटीन। सो आप लोग हेडिंग दे दो, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स के साथ क्या करता है, इट ऑल्सो ब्रेक डाउन्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स, जिसकी वजह से क्या कॉस्ट, क्या प्रॉब्लम होगा, अगर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स होगा सो मसल ब्रेक डाउन होगा, सो मसल डैमेज, दैट इट इज कॉज मायोपैथी। और रैप्डोमायोलोसिस हम लोग बोल सकते हैं, मसल प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया, सो इट विल कॉज नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो इफ देयर इज नो प्रोटीन्स देयर इज इशू। ठीक है, ओके। सो फैट्स, फैट्स को क्या करता है, इट इंक्रीजेस, it increases breakdown of fat। अब ब्रेकडाउन फैट्स होगा तो क्या होगा, ध्यान सुनना। सो पेरीफेरी से ब्रेक होगा, पेरीफेरी फैट ब्रेकडाउन होगा और वो फैट जाएगा, फैट कम इन सेंट्रल, और फैट इन सेंट्रल पार्ट, फैट डिपोजिशन सेंट्रल पार्ट्स में होने लगेगा। अगर चेहरे पे हो गया सो इट विल, ज्यादा चेहरे पे फैट डिपॉजिट हो गया, इट विल कॉज मून फेस। बैक पे हो गया बफेलो हम्प, ठीक है, एंड बीच में सेंट्रल ओबेसिटी। ठीक है, सो
सारा फैट सेंटर में आ गया. दिस इज कॉल्ड एज द कुशिंग सिंड्रोम. also called Cushing's habitus. अंडरस्टूड गाइस. सो पेरी पेरी फैट को ब्रेक करेगा, वो फैट को कहां लेके जाएगा, वो सेंटर में. सेंटर में अगर डिपॉजिट हो गया फेस पे, देयर विल बी मून फेस, बफेलो हम बैक में हो गया, एंड सेंट्रल ओबेसिटी हो गया. दिस इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग्स हैबिटस. ठीक है. सो ये ड्यूटी है हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स. ठीक है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब एक्सेस अगर होगा तो करेगा. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. सो सेकेंड एक्शन ऑन जीआईटी. अब जीआईटी पे क्या करता है गाइस, इट इंक्रीजेस पेप्सिन, ऑल्सो इट इंक्रीजेस HCl गैस. ठीक है. देयर बाय इट कॉजेस पेप्टिक अल्सर. It can lead to peptic ulcer. So excess of corticosteroid can lead to the ulcer in the GIT, that is peptic ulcer. So it increases peptic ulcer, so avoid it in peptic ulcer patients. Third, very very important function, it is anti-inflammatory. भाई कैसे वो इन्फ्लेमेशन को कम करेगा. यू नो इन्फ्लेमेशन, अगर हमने ऑटोकॉइड्स का जब लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी बिकॉज इट डिक्रीजेस द लॉक्स एंड कॉक्स, वही पाथवे प्रोस्टाग्लैंडीन को ही खत्म कर देते हैं. ठीक है. सो इट डिक्रीजेस प्रोस्टाग्लैंडीन. So prostaglandin, you know, is responsible for inflammation. So thereby it decreases inflammation. So जो भी inflammatory condition है guys, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. So it is used where in gout. अगर आपको याद होगा acute gout में bridge therapy. It is also used in rheumatoid arthritis, osteoarthritis, all types of itis guys. All types of inflammation we can use. ठीक है. So this is very very important. ठीक. Okay. Now coming to the fourth one, it is used as anti-cancer agent. ठीक है. It is used as anti-cancer. ठीक है. कौन से कैंसर में यूज होता है? Just remember the mnemonic NHL. So these are the cancer where we use corticosteroid. ठीक है. First is non-Hodgkin's lymphoma. Okay, second is Hodgkin's lymphoma. Third, guys, it is lymphocytic leukemia. So, guys, these are the three cancer where it is used. But, guys, there is one cancer where it is not used. ठीक है. नाउ गाइस हमने ये भी बोला इट इज यूज्ड एज एंटी इंफ्लेमेटरी बट इट आल्सो सप्रेसेस द इम्यूनिटी. इट सप्रेसेस द इम्यूनिटी. सो इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में यूज हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, उनमें कैंसर होता है कैपोसिस सार्कोमा. ठीक है. अब इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कैपोसिस सार्कोमा बिकॉज इम्यूनोसप्रेसेंट है ना ये. सो और इम्यूनिटी कम कर देगा इस पेशेंट में. सो इट इज नॉट गिवन. सो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन कैपोसिस सार्कोमा. दिस इज अ एमसीक्यू अगेन. ठीक है. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. ठीक. फिफ्थ यू कैन राइट इट इज यूज्ड एज यूज्ड इन और immunosuppressant, also used in transplantation, because it decreases immunity. So thereby cell mediated immunity कम कर देगा. Thereby we can use in transplantation also as immunosuppressant. ठीक है. Understood this much? Okay. Next, this is again very very important function. Okay. It increases blood calcium. कैसे guys? By decreasing bone calcium. बोन का कैल्शियम हटा के ब्लड में लेके जा रहा है. सो अगर समझो किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस मैंने इसके पहले रिकॉर्ड किया था. ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन पोरस हो गया है. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या हम दे सकते हैं? नहीं. करेक्ट. सो इट इज नॉट गिवन. सो इट कॉसेस ऑस्टियोपोरोसिस, है ना. इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं इट कॉसेस
osteoporosis. So it is not given in osteoporosis. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट गिव द हेडिंग 7. नेक्स्ट, इट डिक्रीजेस वुंड हीलिंग. ठीक है, इट डिक्रीजेस वुंड हीलिंग. वुंड हीलिंग में अगर देखेंगे, घाव सूखना है, घाव सूखने के लिए हमको क्या चाहिए? नया ब्लड वेसल, कैपिलरी प्रोलिफरेशन होना चाहिए, कोलेजन डिपोजिशन होना चाहिए, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, तभी वुंड हील होता है. बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड decreases capillary proliferation, it decreases collagen deposition, it decreases fibroblastic activity. सब चीज हमें वुंड हीलिंग के लिए चाहिए. So decreases scar formation activity, scar ही नहीं फॉर्म होगा, आगे में वुंड ही नहीं होगा, thereby decreases wound healing. So अगर किसी को वुंड है and we are giving steroid, it will not heal the wound until and unless you stop धीरे धीरे the steroids. ठीक है, understood. So wound healing में it is not given for wound healing. ठीक है, यूज नहीं है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बोल सकते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट वी कैन से, अभी हमने गाइस देखा था इम्यूनोसप्रेशन है. ठीक है, मतलब टी सेल और न्यूट्रोफिल से उसका कुछ लेना देना होगा. यू नो योर लिम्फोसाइट्स दैट इज डब्ल्यूबीसीज आर मेनली फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. आप देखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिक्रीजेस लिम्फोसाइट इन ब्लड. मतलब बोन मैरो से ब्लड में उसको आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाएगी. और अगर लिम्फोसाइट्स ही नहीं है, ठीक है, तो सोल्जर ही नहीं है, तो इम्यूनिटी क्या होगी गाइस? कम हो जाएगी. सो इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, बट इट इंक्रीजेस न्यूट्रोफिल इन ब्लड. ठीक है, सो इट कैन इंक्रीज द इन्फेक्शन. जहां न्यूट्रोफिल है मतलब इन्फेक्शन ज्यादा है, सो इट कॉजेज न्यूट्रोफिलिया. सो नेवर गिव स्टेरॉइड्स ऑलरेडी इन इन्फेक्शन है, इसमें स्टेरॉइड मत दो. ठीक है, बिकॉज इट विल इंक्रीज मोर न्यूट्रोफिल, मोर इन्फेक्शन, मोर इन्फ्लेमेशन, मोर फीवर. सो पेशेंट ठीक ही नहीं होगा. ठीक है, so these are some important functions or the actions of glucocorticoids on the body. ठीक है, हम लोग अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में इन जनरल तो जान चुके हैं, बट अब हमको ना पता है, एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से स्टेरॉइड्स होते हैं एग्जाम में, क्योंकि ना क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है. सो वी शुड नो द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. तो हेडिंग दे दो गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. So we have short acting, corticosteroids. We have intermediate acting, and we have long acting steroid. So short acting मतलब कितना short acting? Please remember it is acting at less than 12 hours. So duration of action is less than 12 hours. Intermediate acting, duration of action between 12 to 36 hours, and इसका होगा more than 36 hours. ठीक है, now short acting में we have mainly two, the hydrocortisone and cortisol. ये हमने already नाम देखा था. They are the natural one, we can say, glucocorticoids. Now intermediate acting, how to remember? Just remember by EPT. So D stands for guys deflazacort. P stands for we have prednisone and prednisolone. आपने सुना ही होगा ये नाम, prednisolone. The last is triamcinolone. This is your intermediate acting, and long acting just remember by BPD. BPD, biparietal dimethyl like betamethasone, paramethasone and dexamethasone. ठीक है, तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है.
हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी नाम देखेंगे, डोंट वरी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग बोलते हैं मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सो वी हैव थ्री इन इट, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। नाउ गाइस, इनमें से क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत बार आता है दैट विच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज मैक्सिमम, वी कैन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी। सब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बट सबसे ज्यादा मोस्ट पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी कौन है और सबसे ज्यादा काम कौन करता है? ठीक है, सो याद रखना, द मोस्ट पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज डेक्सामेथासोन। ये सब एमसीक्यू है, एंड इट इज ऑल्सो मोस्ट पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी। ठीक है, एंटी स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी भी है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी। So it has the maximum glucocorticoid activity, potent मतलब it has the maximum glucocorticoid activity। ठीक है, now ये questions भी आता है which glucocorticoid has maximum mineralocorticoid activity। तो याद रखना guys, the glucocorticoid with maximum mineralocorticoid activity is hydrocortisone, maximum mineralocorticoid activity। मतलब ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड का भी फंक्शन करेगा। नाम में ही हाइड्रो मतलब वाटर, यू नो, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मेन फंक्शन इज रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ओके, अब ये क्वेश्चन भी गाइस बहुत बार आता है दैट व्हिच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज जीरो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी, मतलब वो प्योर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। ठीक है, एंड द आंसर्स आर द लास्ट थ्री एंड दिस, सो टीबीपीडी। ठीक है, टीबीपीडी ऐसे ही आपको याद रखना है, zero mineralocorticoid activity, please remember zero mineralocorticoid activity। हाँ लिख लो आप लोग। ठीक है, T stands for triamcinolone, triamcinolone, B stands for betamethasone, P stands for pyramethasone, and the last is D stands for dexamethasone। So, याद रख लेना, तीन क्वेश्चन कौन कौन से उत्तर सकते हैं, which glucocorticoid has the maximum glucocorticoid activity or maximum anti-inflammatory property, it is dexamethasone। Which glucocorticoid has maximum mineralocorticoid activity, it is hydrocortisone। and which glucocorticoid has zero mineralocorticoid activity, last वाले हमारे चार, ट्रायमसिनोलॉन, बीटामिथासोन, पैरामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन। इतना सबको समझ गया? ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, वो छोटा सा है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड को अगर हम देखेंगे नाम, they are short to intermediate acting, ज्यादा longer acting नहीं है। and we have FDA, just remember by the mnemonic FDA। FDA is fludrocorticosterone, D is DOCA is deoxycorticosterone acetate, and A is your natural endogenous, that is aldosterone। नाउ अब जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्वेश्चन पूछा था मोस्ट पोटेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, वैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अगर पूछा जाए मोस्ट पोटेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इट इज एल्डोस्टेरॉन। सो मोस्ट पोटेंट mineralocorticoid is, or with the maximum mineralocorticoid activity ये पूछ सकते हैं, is aldosterone। So this is a mineralocorticoid with maximum mineralocorticoid activity। Now which mineralocorticoid has maximum glucocorticoid activity? नाम में फिर मतलब है, it is fludrocortisone। So it is a mineralocorticoid with maximum glucocorticoid activity, please remember this is important। Also one more thing about this corticosteroid, this is a drug of choice in hypotension। So BP low हो गई, severe, so we give the corticosteroid, that is fludrocortisone। ठीक है, and deoxycorticosterone acetate के बारे में, डोका के बारे में क्या पॉइंट है? लास्ट थिंग, it is a mineralocorticoid with zero glucocorticoid activity। Understood this much?
ओके, सो ये सब आना चाहिए क्लासिफिकेशन, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द यूजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो हेडिंग दे दो गाइस, यूजेस, यूजेस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Now, how to remember the uses of corticosteroid? Just remember by mnemonic Rao. So Rao, R A O. Now RAO is what? Our first R is replacement use. इसका मतलब क्या? अगर भाई कम हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो हमको क्या देना, रिप्लेस ही करना पड़ेगा ना, लाइक एडिसन्स क्राइसिस, ठीक है, दैट इज योर हाइपोसिक्रेशंस ऑफ योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। रिप्लेसमेंट यूज सेकेंड इज एंटीनेटल यूज। यू नो बच्चों में लेस देन 32 वीक्स, लेस देन 28 वीक्स प्री टर्म लेबर में देर इज डिक्रीज लंग मैच्योरिटी, लंग मैच्योर नहीं होता है, बट अगर प्री टर्म लेबर हुआ वी हैव टू गिव अ स्टेरॉइड सो दैट लंग मैच्योर हो जाए बाय इंक्रीजिंग सर्फेक्टेंट इन द लंग्स, ठीक है। सो इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द लंग मैच्योरिटी, एंटीनेटल यूज। And the last is, guys, it is other use. Now, which are the other uses? Just remember by SAI, sign. S stands for shock, anaphylactic shock में first line drug है. Now, A stands for autoimmune condition. A stands for anti-cancer. A stands for allergy, asthma, and I stands for anti-inflammatory uses. Now हम लोग ने एंटी इन्फ्लेमेटरी देखा, गाउट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑटोइम्यून में वी हैव एसएलईज, फोटोजेनिक रिएक्शंस, है ना, ऑल दैट ऑटोइम्यून कंडीशंस, थायराइड आल्सो। एंटी कैंसर हमने 3 कैंसर देख लिए, NHL, एलर्जी, एनी टाइप ऑफ स्किन एलर्जी वी कैन यूज corticosteroid because it is powerful anti-inflammatory, और अस्थमा because it is a supplement to the, we can say, your beta 2 agonist at drug of choice। हमने ये भी पढ़ा है, अस्थमा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो अस्थमा में गाइडलाइन के हिसाब से इट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग इन स्टेटस अस्थमैटिकस, ठीक है। ओके, सो गाइज एंटीनेटल यूज आपको पता होना चाहिए, और रिप्लेसमेंट यूज ये भी पता होना चाहिए ना। और रिप्लेसमेंट यूज पहला एक होगा एडिसन्स क्राइसिस। व्हाट इज एडिसन्स क्राइसिस? सडन विड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड, मतलब सडन कमी हो गई। इट कैन बी ड्यू टू एनी इन्फेक्शन या स्ट्रेस या शॉक या सर्जरी। अचानक जो हमारा एचपी एक्सिस है ना सप्रेस हो गया और स्टेरॉइड रिलीज ही नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड क्राइसिस। सो एनी क्राइसिस इज इमरजेंसी। सो इन इमरजेंसी सिचुएशन वी ऑलवेज प्रेफर द आईवी ड्रग्स, एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज हाइड्रोकॉर्टिजोन। Hydrocortisone, hemisuccinate is a drug of choice in Addison's crisis, ठीक है। ओके, अब सेकेंड आया, अगर क्रॉनिक डेफिशिएंसी है, देखो क्रॉनिक कंडीशन मतलब लॉन्ग टर्म चलेगा दवा, सो वी हैव टू गिव द ओरल ड्रग, ठीक है। सो वन मोर थिंग, अगर पेशेंट स्टेबल हो गया, वंस द पेशेंट स्टेबल हो गया पेशेंट, देन वी स्विच टू ओरल, ठीक है। ओके, अब सेकेंड पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज एडिसन्स डिसीज। सो दिस इज अ क्रोनिक वन, यहां पे वी गिव ओरल हाइड्रोकॉर्टिसोन। सो दिस इज अ क्रोनिक कंडीशन, सो वी गिव ओरल, ठीक है। यहां पे वी हैव टू गिव द आईवी हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन। वन मोर प्लेस इट इज यूज, ठीक है, जस्ट राइट डाउन। थर्ड indication, congenital adrenal hyperplasia। इसका नाम बस पता रहे, ठीक है, ठीक, ओके, ठीक है। सो दिस इज रिप्लेसमेंट यूज, एंटीनेटल यूज एंड अदर यूजेस। अब एंटीनेटल आप लोग हेडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंटीनेटल यूज, एंटीनेटल यूज हम लोग 2 ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, दोज हु आर लॉन्ग एक्टिंग। कब? इन फीटल मैच्योरेशन, फीटल लंग मैच्योरेशन। क्यों? दैट इज इन प्री टर्म लेबर, इन प्री टर्म लेबर
टू इंक्रीज सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन, इसीलिए दिया जाता है भाई। अगर प्रीटर्म नहीं रहा तो नहीं देना है। द बेबी इज 32-34 वीक्स, डू नॉट गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड बिकॉज द लंग्स आर मैच्योर्ड। इट इज लेस देन 28 वीक्स, तब हम लोग को देना है। Okay, and the steroids which we use is betamethasone, the longer acting one, and dexamethasone, the most potent glucocorticoid. डोज आपको पता होना चाहिए, इसका डोज इज 12 mg IM ओवर 24 आवर्स देना है। इसका 6 mg IM ओवर 12 hours. ओके, सो टोटल डोज जो देंगे हम लोग, इट इज 24 mg टोटल डोज जो देना है हमें ओवर 48 आवर्स। ये भी देंगे 24 mg ओवर 48 आवर्स। ठीक है, तो इसके 4 डोज जाएंगे, तब होगा ना 24 mg 4 डोज देने पे, इसके सिर्फ 2 डोज जाएंगे। सो प्लीज रिमेंबर, बीटा मतलब बाय मतलब 2 डोज, डी मतलब 4, सो इट इज 4 डोज। ठीक है, जस्ट रिमेंबर लाइक दैट। सो ठीक है, सो 12 mg वी गिव ओनली 2 डोजेस, टोटल डोज हमें 24 mg चाहिए। ये 6 mg 4 डोज 24 mg, सो टोटल ओवर 48 आवर्स होगा। ठीक है, बट द रूट इज IM, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आना ही चाहिए। ठीक, अंडरस्टूड दिस मच? ओके, नाउ देयर इज वन मोर यूज। ठीक है, वन वी कैन से कंसेप्ट ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दैट इज कॉल्ड एज HPA axis, that is hypothalamo pituitary axis. Guys, we should know one concept that is called HPA axis. ठीक है, ये नॉर्मल चीज आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। नाम आपको पता ही होगा, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस। ठीक है, ओके, नाउ हाइपोथैलेमस में नाम लिख रहा हूं, यू नो फ्रॉम योर स्कूल 12th and first MBBS that master endocrine gland कौन है guys? Hypothalamus. So hypothalamus क्या रिलीज करता है? CRH. उसके बाद कौन है? पिट्यूटरी, वो क्या रिलीज करता है? ACTH थ्रू दिस ओनली। ठीक है, एंड फिर एड्रिनल, ACTH स्टिमुलेट करता है एड्रिनल को, वो रिलीज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड रेनिलोकॉर्टिकॉइड। एंड दिस एक्सिस, ठीक है, कि भाई अगर बॉडी में कम है या ज्यादा है, तो कम है तो रिलीज होगा, ज्यादा है तो इन लोग ही खुद ही निगेटिव फीडबैक देंगे कि भाई कम करो। ठीक है, इन लोग ही, सो निगेटिव फीडबैक दे विल गिव टू डिक्रीज द सिक्रेशन। अगर ज्यादा हो रहा है तो खुद ही उन लोग निगेटिव फीडबैक से दे विल डिक्रीज, उन लोग स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी कि भाई आप कम कर दो, ये स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस को, CRH दैट इज कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कम कर दो। दिस इज अ नॉर्मल HPA एक्सिस। ठीक है ना, कि बॉडी जितना चाहिए बॉडी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब एक सिचुएशन आता है लाइक एडिसन्स क्राइसिस, हमने देखा था, सडन सप्रेशन, मतलब HPA एक्सिस ठप हो गई, कुछ सिक्रेट ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, हम लोग को चाहिए था 100, हमने बाहर से 100 दे दिया और 1-2 दिन में वो ठीक हो गया, नॉर्मल है। ठीक है, पेशेंट ठीक भी हो गया, नॉर्मल HPA एक्सिस काम करने लगा। बट इफ फॉर एग्जांपल देयर इज क्रॉनिक डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन्स दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सो क्या कॉज होता है? एडिसन्स डिसीज, हमने देखा था क्रोनिक एडिसन्स डिसीज, ये क्रोनिक कंडीशन है। सो क्रॉनिक मतलब हमें बाहर से देना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर से रिलीज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, कोई रीजन होगा। सो हम लोग बाहर से हर दिन दे रहे हैं, सो 50 हर दिन दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं। ठीक है, हर दिन दे रहे हैं, बॉडी जो HPA एक्सिस है ना, वो उतना रिलीज नहीं कर पा रही है, वो कर पा रही है। ठीक है, बट उतना नहीं दे पा रही जितना देना चाहिए, बट हमें बाहर से ज्यादा मिल रहा है। तो बाहर से जब ज्यादा मिलने लगे तो ये क्या करेगी? हाइपोथैलेमस वो धीरे धीरे डॉर्मेंट पे चली जाएगी, मतलब वो कम सिक्रीट करने लग जाएगी। भाई बाहर से मिल रहा है, व्हाई शुड वी सिक्रीट दी CRH, ACTH एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हमें नहीं जरूरत है। तो हर दिन बाहर से मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा मोर देन 2 वीक्स के बाद दैट दिस हाइपोथैलेमस विल से कि भाई सब बाहर से मिल रहा है तो हमारी क्या जरूरत है? इट विल स्टॉप वर्किंग, एंड दैट इज द मोस्ट डेंजरस वन, विच इज कॉल्ड HPA एक्सिस सप्रेशन। सो अगर हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड मोर देन 2 वीक्स से ज्यादा दे देंगे, सो व्हाट विल हैपन?
ये जो एक्सिस है, जो इंपॉर्टेंट है बॉडी के फंक्शंस के लिए, वही सप्रेस हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड एचपीए एक्सिस सप्रेशन. सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइफ सेविंग तो है, बट सही अनुपात, मतलब सही डोज में, सही समय पे, सही टाइम, आपको पता होना चाहिए कितने टाइम बाद कम करना है. बट ज्यादा दे दिया आपने, सो इट कैन कॉज डेथ ऑफ द पेशेंट. अगर अचानक बंद हो गया ये एक्सिस काम करना, थोड़ा थोड़ा करते करते कम हुआ है ना, बट अचानक बंद हो गया, सो द पेशेंट विल गो इनटू शॉक एंड द एडिशंस क्राइसिस विल अकर एंड द पेशेंट विल डाई. अंडरस्टूड. हम लोग ट्रीट करने गए बट पेशेंट मर गया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एचपीए एक्सिस सप्रेशन कब होता है? इफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर गिवन फॉर मोर देन 2 वीक्स. सो हम लोग इसको कैसे बचाएं? क्या स्टेप्स होंगे कि एचपीए एक्सिस सप्रेशन प्रिवेंट कर सके? पहला स्टेप, भाई आप क्या मत दो, डू नॉट गिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड इटसेल्फ. सबसे अच्छा है भाई, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दो ही मत. भाई लाइफ सेविंग है तो देना पड़ेगा, ठीक है, बट सबसे पहला स्टेप है दो ही मत, ठीक है. बट सेकेंड स्टेप, भाई आप नहीं टाल सकते, आपको देना ही है. सो व्हाट शुड वी गिव? द स्टेरॉइड, give steroid for less than 2 weeks. Yes, or less than 2 weeks. Second step. Third step, give alternate weeks. एक दिन छोड़ के alternate days, सॉरी, धीरे धीरे alternate days पे कर दो. पहले आपने दो टाइम किया था, अब एक टाइम कर दो, फिर alternate कर दो. Do not give long acting. भाई वो और प्रॉब्लम करेंगे. Do not give long acting steroid. ठीक है. And the last and the most important is third, fourth, fifth. Do not stop steroid suddenly. कभी भी तुरंत मत बंद करो. टेपर द डोज. 4 mg था, 2 पिलाओ, 2 से 1 पिलाओ, फिर 0.5 पिलाओ. टेपर डोज एंड स्टॉप स्लोली, धीरे धीरे. अंडरस्टूड. पहला स्टेप, डू नॉट गिव स्टेरॉइड. बचना है तो डू नॉट गिव स्टेरॉइड. अगर देना है तो लेस देन 2 वीक्स के लिए दो. लेस देन 2 वीक्स और कोई ऑप्शन, गिव अल्टरनेट डेज. उसके बाद डू नॉट गिव लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड एंड डू नॉट स्टॉप दिस स्टेरॉइड सडनली. टेपर द डोज एंड देन स्टॉप द डोज. ठीक है. अंडरस्टूड दिस मच, हाउ टू अवॉइड एचपीए एक्सिस सप्रेशन. ओके. अब फॉर एग्जांपल गाइस, एचपीए एक्सिस पेशेंट ना लॉन्ग टर्म ले रहा है, ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स हो गए और वो ऑलरेडी एचपीए एक्सिस सप्रेशन में है, ठीक है, और उसके समय, उस दौरान ही डेवलप्ड और शी डेवलप्ड सम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन्फेक्शन. सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू नो, स्ट्रेस के लिए द मोस्ट पावरफुल ड्रग इज अ स्टेरॉइड. सो डू नॉट स्टॉप द स्टेरॉइड. जो आप दे रहे हो बाहर से, वो आप देते रहो, बिकॉज धीरे धीरे यू कैन देन टेपर ऑफ. ऑलरेडी देखो एचपीए एक्सिस तो सप्रेस है, ठीक है, 3 महीने के ऊपर हो गया. अब और आप भाई तुरंत बंद कर दोगे तो वो और मर जाएगा, ठीक है. सो यू कैन slowly stop the dose of the steroid, but do not stop giving the steroid in such case जहां पे पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया, मतलब 3 महीने से ज्यादा ले रहा, आपको इन्फेक्शन हो गया स्टेरॉइड इंड्यूस्ड. अंडरस्टूड दिस मच? Okay, so this HPA axis is very very important concept, and HPA axis suppression is the most dangerous complication of corticosteroid. अगर more than 2 weeks दिया, so it will cause HPA axis suppression. ये सब को समझ गया? Okay, now the last thing of this topic is adverse effects of the corticosteroid. तो heading दे दो, adverse effects. So adverse effect of corticosteroid, guys. So just remember the mnemonic: Cushingoid phase. Cushingoid phase. Now C stands for, guys, cataract. So long-term oral dose of corticosteroid can cause posterior subcapsular cataract. मोतियाबिंद हम लोग जो बोलते हैं, long term oral. This is important. U stands for ulcer. You know which ulcer? Mainly the peptic ulcer. You know why? Because it increases gastrin and pepsin. S stands for some skin changes. Next is S, susceptibility to infection. It increases susceptibility to infection. O, wound healing. This is again important. Why there is decreased wound healing? Because it decreases
the capillary proliferation, decreases collagen deposition, fibroblast activation. H for excess of steroid will cause hirsutism, excess will cause hypertension, it will increase na sodium more retention होने लगेगा. Next is hyperglycemia, so avoided in diabetes, you already know why. ठीक है. I stands for it increases infection, you already know that. N stands for necrosis of bone, it causes necrosis of bone long term. G stands for it increases glaucoma, risk of glaucoma by increasing intraocular pressure. It also causes growth retardation by decreasing GH hormone, secretion. O stands for it causes osteoporosis, already know, because it decreases bone calcium, increases blood calcium, osteoporosis. I stands for increases, it is an immunosuppressant agent by decreasing T cell lymphocytes. D for it increases, or we can say contraindicated in diabetes mellitus patient because it causes hyperglycemia. F for it causes facial edema, that is Cushingoid features हम लोग facial edema. It also causes renal failure, F for failure, this is again important. A for acne, it can cause acne. C for Cushing's disease syndrome, sorry. And E for it causes emotional disturbance like psychosis, increased suicidal ideations. ठीक है, so it can cause like that. ठीक है, so Cushingoid phase is, guys, is the adverse effect or the mnemonic to remember the adverse effect and the contraindication. So please remember Cushingoid cataract causes peptic ulcer, skin changes, skin मतलब thinning कर देगा, atrophy कर देगा. यहाँ आप लिख सकते हो atrophy of the skin because of decreased fibroblast activation, susceptibility to infections, slow wound healing, hirsutism, hypertension, hyperglycemia. It increases infection. N for necrosis of bone. G for increases risk of glaucoma, growth retardation, osteoporosis, immunosuppressant agent, and contraindicated in diabetes mellitus. It causes facial edema, contraindicated renal failure, acne, Cushingoid syndrome cause कर सकता है, and emotional disturbance in the form of all जो मैंने आपको बता दिया, that is suicidal ideation, mood disturbance, all that. ठीक है, so this is adverse effect. Now last thing you should know about the टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, नाम बस पता होना चाहिए, इनहेलेशनल एंड टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम. हेडिंग दे दो पहले, टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड. टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, remember topical corticosteroid, just remember high men buy cool fancy t-shirts. So this is the mnemonic to remember the topical corticosteroid जो क्रीम के फॉर्म में या आई ड्रॉप्स के फॉर्म में आते हैं. H stands for the hydrocortisone, M for mometazone, B for betamethasone, C for clobetasol, F for fluocinolone, and T for triamcinolone. ठीक है, ये हमारा हो गया गाइस टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो या क्रीम के फॉर्म में या आई ड्रॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, मेनली द क्रीम फॉर्म. ये सारे आपके क्रीम फॉर्म में अवेलेबल होंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कोई भी एंटी इन्फ्लेमेशन हो, यू कैन अप्लाई दिस क्रीम एंड अच्छा रिजल्ट आता है बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग. अब हम लोग हेडिंग दे दो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के गाइस, जो अस्थमा में यूज कर रहे हैं. एनी इनहेलेशनल एज ब्रोंकोडायलेटर, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ब्रोंकोडायलेटर क्यों? बिकॉज इट डिक्रीजेस इन्फ्लेमेशन. ठीक है, नॉट डायरेक्टली ए ब्रोंकोडायलेटर. हाउ टू रिमेंबर? जस्ट रिमेंबर बी स्क्वायर एफएमसी. बी दो बी है, पहला इज बेक्लोमिथासोन, नॉट बीटामिथासोन, इट इज बेक्लो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है. सेकेंड इज बुडेसोनाइड. एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूटिकाजोन, नॉट दिस, फ्लूटिकाजोन. एम फॉर मोमेटाजोन, मोमेटासोन दोनों है.
ठीक है, टॉपिकल भी है। द लास्ट इज सॉफ्ट स्टेरॉइड विच इज सिक्लोसोनॉइड, हमने ये अस्थमा में पढ़ा था। ठीक है, सो दिस इज योर इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। देखो ये सब शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको आना चाहिए क्लासिफिकेशन, एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूजेस। ठीक है, सो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइमेन बाय, कूल्ड फैंसी टी शर्ट्स एंड इनहेलेशनल का बी स्क्वायर एफएमसी। सो ये आप लोग को नाम पता होना चाहिए। सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग द टॉपिक ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद अगेन ए इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एंडोक्राइन। हम लोग तभी देखेंगे, जल्दी देखेंगे, विल मीट सून। तब तक प्लीज कीप रीडिंग द टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी एज वेल एज द नोट्स ऑफ डॉक्टर मंगेश त्रिपाठी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, बाय बाय।